And some of the physiological examples of the hyperplasia are the same as hypertrophy. These are uterus in pregnancy and breast in puberty and pregnancy. Actually, uterus in pregnancy is a very important example. ये दोनों दोनों कंडीशंस होती हैं, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया दोनों होती हैं यूटेरस इन प्रेगनेंसी में. बट अगर दोनों में से ज़्यादा वेटेज है हाइपरट्रॉफी का, मतलब दोनों में से अगर दोनों ऑप्शंस में हो तो वी हैव टू टेक हाइपरट्रॉफी. पैथोलॉजिकल एग्जांपल्स ऑफ हाइपरट्रॉफी, थोड़ा सोच के देखो हाइपरट्रॉफी कहाँ पढ़ाता है सबसे ज़्यादा, हम हार्ट में पढ़ते हैं. तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द पैथोलॉजी that is cardiac muscle in hypertension. And pathologic example of hyperplasia are the, since we know एस्ट्रोजन के रेस्पॉन्स में यूट्रल एंडोमेट्रियल लाइनिंग और पॉलिफरेशन होता है. इन केस ऑफ एस्ट्रोजन अगर बढ़ जाए तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हो जाता है. ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन के रेस्पॉन्स में BPH दैट इज़ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया कंडीशन हो जाती है. अब अपन हाइपरट्रोफी को और डिटेल में देखेंगे. रॉबिन्स के अंदर एक पूरा फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि हाउ बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स ऑफ मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी, तो ये मैकेनिज्म कैसे काम करती है मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी के अंदर. लेट सपोज ये नॉर्मल सेल्स हैं, नॉर्मल मायोकार्डियल सेल्स हैं इस तरीके से. ये हाइपरट्रोफी हो गई इन मसल्स की, बड़े बड़े न्यूक्लियस. Since there are the some factors such as increase in mechanical stress due to increase in workload, and second are the alpha adrenergic agonists and angiotensin 2 and such and some growth factors, that is insulin like growth factor 1. ये तीन फैक्टर्स रॉबिन्स में मेंशन है कि इंक्रीज इन द मैकेनिकल स्ट्रेस, अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, एंजियोटेंसिन 2 और ग्रोथ फैक्टर्स. ये तीनों फैक्टर्स एक्चुअली में, ये सब स्ट्रेस के टाइम के बता रहा हूँ मैं, स्ट्रेस होगी तो ये तीन फैक्टर्स एक्चुअली में स्टिमुलेट करेंगे कार्डियक मसल्स को टू रिलीज ट्रांसक्रिप्शन factors such as GATA4 and fat and MEF2. ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इनके रेस्पॉन्स में तीन एक्टिविटीज़ होंगी. इंक्रीज्ड इन फीटल जीन एक्सप्रेशन, इसका मतलब समझाता हूँ. इंक्रीज इन फीटल जीन एक्सप्रेशन, एडल्ट्स के अंदर अल्फ़ा मायोसिन हैवी चेन होती है, वाइल फीटस के अंदर बीटा मायोसिन हैवी चेन होती है. तो इस रेस्पॉन्स के अंदर जितने भी ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स रिलीज़ हुए थे, ये एक्चुअली में कन्वर्जन करा देती हैं अल्फ़ा टू बीटा मायोकार्डियल हैवी चेन्स में. और ये जो बीटा मायोकार्डियल हैवी चेन्स होती हैं, दे आर मोर एफिशिएंट इन कॉन्ट्रैक्शन. सेकेंड रेस्पॉन्स क्या आएगा? इंक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन सच एज एक्टिन. बीटा और इन दोनों के बढ़ने से एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट होने लगेगा, ऑफ हार्ट,
in stress conditions such as hypertension. And third factor is ग्रोथ फैक्टर निकले थे तो इंक्रीज इन ग्रोथ हो जाएगी. तो ये इस तरीके से सेल ने अडाप्ट किया है हाइपरट्रोफी करके खुद को. ये पूरा एग्जाम्पल हार्ट का रॉबिन्स में दिया हुआ है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेटाप्लेसिया और थर्ड हेडिंग दैट इज चेंज इन phenotype of cell. इसका रीज़न क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू स्टेम सेल रीप्रोग्रामिंग. मतलब इसकी डेफिनेशन क्या कहलाती है कि चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड टिश्यू और सेल बाय अनदर टाइप. Stimulus for the metaplasia is chronic irritations. Types of metaplasia. Metaplasia को अब मैं थोड़ा डिटेल में देखूँगा. मेटाप्लेसिया एक्चुअली में हिंदी में बोले तो एक टाइप की सेल से दूसरे टाइप की सेल बन जाना, मतलब सेल का फिनोटाइप चेंज हो जाना इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस सच एज क्रॉनिक इरिटेशंस. एग्जाम्पल्स ऑफ द मेटाप्लेसिया. सबसे पहले इसका डिवीजन देख लेते हैं. इट इज़ एपिथेलियल एंड कनेक्टिव. एपिथेलियल के अंदर फर्दर डिवाइड किया स्क्वामस एंड कॉलमनर. कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मेटाप्लेसिया का एग्जाम्पल है मसल के अंदर बोन का डेवलप हो जाना. इसी को कहते हैं मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस. मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस का मतलब है मसल के अंदर बोन टिश्यू का डेवलप हो जाना. इट इज़ नोन एज कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेसिया. नाउ वी विल टॉक अबाउट epithelial metaplasia, squamous and columnar. Squamous metaplasia का मतलब है any other epithelium which is replaced by squamous epithelium. कोई भी epithelium squamous epithelium से replace हो जाए. while columnar के अंदर है कि कोई भी epithelium any other epithelium which is replaced by columnar epithelium. सबसे पहले बात करूँगा squamous metaplasia. मतलब कोई भी सेल या कोई भी टाइप के एपिथेलियम सच एज हमने पढ़ी थी क्यूबॉइडल, कॉलमनर, ट्रांजिशनल चेंज हो जाएं, रिप्लेस हो जाएं स्क्वामस से, तो इट इज़ नोन एज स्क्वामस मेटाप्लेसिया. एग्जाम्पल्स कहाँ देखते हैं? सबसे पहले शुरू करते हैं ऊपर से. ऊपर सबसे पहले आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हमें पता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कौन सी होती है? सूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम. ठीक है. इट इज़ रिप्लेस्ड बाय स्क्वामस एपिथेलियम है. Examples in chronic smokers and in COPD. Second example is और नीचे है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तो क्या मिला? बाइल डक्ट्स एंड पेनिक्रियाटिक डक्ट्स. इन डक्ट्स के अंदर हमें पता है डक्ट के अंदर कौन सा होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम. तो इट इज़ कन्वर्टेड या इट इज़ रिप्लेस्ड बाय स्क्वामस एपिथेलियम. कौन कौन सी कंडीशंस में? सच एज इन स्टोन्स and infections. थर्ड इज ब्लैडर. और नीचे आए तो ब्लैडर मिला. ब्लैडर में पता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है. ये स्क्वामस में चेंज हो जाएगी. किस केस में? इन स्टोन्स एंड सिस्टोस्टोमियासिस. ठीक है. चौथा और नीचे आए सर्विक्स, एंडो सर्विक्स. सर्विक्स का अंदर वाला पार्ट एंडो सर्विक्स कहलाता है. चेंज इन द वाजाइनल पीएच और द HPV इन्फेक्शन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन. इन दो कंडीशंस के कारण सर्विक्स का जो एपिथेलियल होगा वो चेंज हो जाएगा स्क्वामस में. तो ये 4 एग्जांपल्स थे स्क्वामस मेटाप्लेसिया के. पहला रेस्पिरेटरी में, दूसरा बाइल डक्ट्स एंड पेनिक्रियाटिक डक्ट्स, तीसरा ब्लैडर और चौथा एंडोसर्विक्स. अब मैं देखूंगा कॉलमनर
मेटाप्लेसिया। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज़ बैरेट्स ईसोफेगस, जिसको मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया है बहुत ज़्यादा अच्छे से। उसकी हिस्टोपैथोलॉजी बताई है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं और उसके हॉलमार्क्स बताए हैं। थैंक्स।